ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजलि चैन। खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। थाना जगदीशपुरा के राहुल नगर में युवक ने जहर खाकर दी जान। परिजनों ने क्षेत्रीय पार्षद को ठहराया इस आत्महत्या का जिम्मेदार। सीएम के आने की संभावना से मचा अधिकारियों में हड़कंप। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के कामों में विभागों ने दिखाई तेजी। महिला उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं पर राष्ट्रीय महिला आयोग नाराज। दहेज उत्पीड़न के मामलों पर आयोग की सदस्यता ने जताई चिंता। और निहाई क्षेत्र में चला नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान। पानी की टंकी से हटाया अवैध कब्जे, हजारों का माल किया जब्त। थाना जगदीशपुरा के राहुल नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। मृतक के परिजनों ने इसके लिए क्षेत्रीय पार्षद पर लगातार प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सर, हमारे सामने पार्षद है तो उसने हमारे भाई से पैसे के लिए धमकी दी थी कि 15,000 रुपये दो, वरना मैं तुझे मारूंगा और तेरे से दूसरी रंजिश निकालूंगा और भी रंजिश और निज तरह के वो लगा दूंगा तुम पे केस। तो वो हमारे पास आया, मेरा छोटा ही बात करी हमसे घर पर, तो हम लोगों ने समझाया उसे कि कोई बात नहीं, चलो जो हुआ है देखा जाएगा। तो वो ऐसा कह के बोला कि मतलब कि वो बहुत बड़ी हस्ती है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। तो ऐसा कह के लौट कर कारखाने चला गया और उसने वहाँ पे कोई वसीला जहरीला पदार्थ पी लिया। उससे वो बहुत तबीयत खराब हो गई। इसलिए पुष्पांजलि एडमिट था तो डेथ हुई है उसकी। कहते हैं पैसे के लालच में इंसान क्या क्या नहीं कर देता। ऐसा ही कुछ देखने को मिला आगरा में, जहां एक सरकारी रेलवे कर्मचारी ने पैसों के लालच में अपने ही विभाग में रच डाली लूट की साजिश। दरअसल मामला कुछ यूं है। विगत 9 अक्टूबर को आगरा के अछनेरा रेलवे स्टेशन पर तैनात बुकिंग क्लर्क दीपक शर्मा के साथ एक बदमाश युवक ने उस समय लूट की वारदात को अंजाम दिया जब रेलवे बुकिंग क्लर्क दीपक शर्मा कैश लेकर एसएस कार्यालय जमा कराने जा रहे थे। इस दौरान बदमाश युवक ने दीपक के सिर पर प्रहार किया और उनसे 55,000 रुपए लूट कर फरार हो गए और दीपक को घायल अवस्था में रेलवे लाइन के किनारे पड़ा छोड़ दिया। इस घटना के बाद आगरा जीआरपी पुलिस ने छानबीन की तो सब हैरान रह गए। इस पूरी घटना का षड्यंत्र अछनेरा एसएस कार्यालय में ही तैनात पोस्टमैन विजय कुमार ने ही रचा और फहीम उर्फ बंटू नाम के व्यक्ति को पैसे का लालच देकर इस घटना को अंजाम देने के लिए राजी किया और दीपक के आने जाने की सारी जानकारी फहीम को रेलवे कर्मी विजय ने ही दी। आगरा जीआरपी अधिकारियों के अनुसार दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेलवे स्टेशन अछनेरा पर एक रेलवे कर्मी था बुकिंग विंडो क्लर्क, उसके साथ में लूट की घटना करी थी रात में। उसका ये मुल्जिम है, उसको गिरफ्तार किया गया है मय माल के, और इसने पूरा लूट का खुलासा किया है कि किस प्रकार से इसने ये घटना कारित की है। और पिछले करीब 15 दिन से ये लोग उस पर वॉच कर रहे थे और उसके बाद में अपने एक साथी के साथ, जो रेलवे का ही कर्मचारी था, पॉइंटमैन था, जिसको कि अभी पूर्व में जेल भेजा गया है, उसके साथ मिलकर के इन्होंने लूट की घटना की थी। वो कर्मचारी जो है पूर्व में ही जेल भेजा जा चुका है। ये दूसरा व्यक्ति जो था, इसका नाम आपके बंटू सन ऑफ कल्लू कुरैशी, ये मोहल्ला शेखान थाना अछनेरा का रहने वाला है। इसको कल गिरफ्तार किया गया और इससे लूटे हुए माल की। उधर आरोपी फहीम कहता है कि उसने जो कुछ भी किया वो विजय के कहने पर किया। उसने ही पूरी वारदात का षड्यंत्र रचा और मुझे पैसे का लालच दिया। मतलब उसी ने मुझसे ये कहा था कि मतलब ऐसे ऐसे 1-1.5 लाख रुपए लेके जाता है और इस काम को अंजाम दे लो। तो मैंने उससे मना किया। मतलब उसने मुझसे महीनों से मेरे पीछे लग रहा था कि इसको कर ले, मगर मैंने कि भाई मैं नहीं कर रहा, मेरे बस का काम नहीं है, ना मुझे करना है ये काम, क्योंकि मैं अपनी चटनी रोटी में खुश हूँ। मगर उसने मुझे ज़्यादा मतलब लालच दिया, मेरे मन में लालच जागा, तो इस वजह से मतलब इसमें सिर्फ विजय था, मैन आदमी। विजय नहीं करवाया था, विजय नहीं बताया था इस रास्ते से आना है, इस रास्ते से पैसा लेके, मतलब ऊपर से मतलब जो गाटर गिराई थी। जी विजय ने गिराई थी। विजय पोस्ट मतलब पॉइंटमैन।
फिलहाल जीआरपी पुलिस ने पूरे मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लूट के रुपए में से 17,000 रुपए भी बरामद कर लिए हैं। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पैसे के लालच में इंसान सब कुछ भूल जाता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। सीएम के आगमन की खबर के बाद उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स के कामों में आई तेजी, जिसके कार्यदायी संस्थाओं की रफ्तार अपने आप बढ़ गई है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में शुमार ताजगंज प्रोजेक्ट में कुछ ऐसी ही तब्दीली देखने को मिली। विभागीय लोगों ने जिसके क्रियान्वयन में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना ताज ड्रीम प्रोजेक्ट की धीमी पड़ी रफ्तार में एक बार फिर से तेजी दिखाई देने लगी है और ये तेजी यूं ही नहीं आई है। इस तेजी का कारण है आने वाली 7 तारीख को मुख्यमंत्री के आगरा आगमन की तैयारी, जिससे ताज प्रोजेक्ट से संबंधित विभागों के अधिकारियों में हड़कंप सा मच गया है। साथ ही अधिकारियों ने बताया कि इस वक्त फुटपाथ लैंड स्कीपिंग प्लांटर का काम चल रहा है, जो कि आने वाली 6 तारीख से पूर्व खत्म कर दिया जाएगा। % काम हम जो है 3 दिन के अंदर और पूरा कर देंगे। हम 100% काम पूरा करेंगे। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी आके यहाँ के विकास कार्यों से खुश दिखेंगे या बिल्कुल खुश दिखेंगे। जब हम काम करेंगे, मेहनत से काम कर रहे हैं, तो उनको खुश दिखना चाहिए। समय जो है काफ़ी जो है तेज़ी से कार्य चल रहा है। इसमें जगह जगह लेवल लगी है। पत्थर कटाई का काम कर्व स्टोन के लिए अलग लेवल लगी हुई है और हमारा जो है जाली बनाई का कार्य चल रहा है, उसमें अलग जो है 20 आदमी लगे हुए हैं। ऐसे ही जो जगह जगह हमने डिस्ट्रीब्यूट कार्य को वर्क कर रखा है। क्लैडिंग का काम अलग चल रहा है, तो जगह और हमारी जो ट्रेंच ढलान का कार्य अलग चल रहा है, तो जगह जगह शटरिंग वगैरह कम से कम 150 आदमी इस समय लगे हुए हैं हमारे पास। सर क्या लगता है मुख्यमंत्री जब दौरा करने आएंगे तो क्या वो काम से संतुष्ट होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे, अवश्य होंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि काम हमारा अच्छे से अच्छा हो। काम चल रहा था धीमी गति से, उसमें तेजी आई है। लगता है कि बहुत जल्दी विकास ताजमहल के आसपास हो जाए। फिलहाल तो ताज ड्रीम प्रोजेक्ट के विकास की रफ्तार में तेजी आ रही है, जो हो सकता है मुख्यमंत्री के तैयारियों की आगमन की वजह से हो रही हो। वहीं अब देखने वाली बात है कि क्या इस विकास कार्य की रफ्तार यूं ही निरंतर चलती रहेगी या ये रफ्तार सिर्फ मुख्यमंत्री की वाहवाही लूटने के लिए एकमात्र है। हाल ही में मंडलायुक्त के यहाँ उद्यमियों की हुई बैठक में नुनिहाई क्षेत्र के इंडस्ट्रियल एरिया में बनी पानी की टंकी के पास अतिक्रमण होने की शिकायत की गई थी, जिस पर नगर निगम ने कार्यवाही करते हुए उस जगह को अतिक्रमण मुक्त करा दिया है। इस दौरान हजारों रुपए के उपले और भूसा जब्त कर निगम भेज दिया गया। साथ ही यहाँ दूध का कारोबार करने वाले एक जल संस्थान कर्मचारी का भैंस और उसके बछड़े को निगम ने जब्त कर निगम की काजी हाउस में भेज दिया है। यूं तो अतिक्रमण बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन नुनिहाई क्षेत्र में बने इंडस्ट्रियल एरिया में तो लोगों ने पानी की टंकी को भी नहीं बख्शा, जो सुरक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। यहाँ भी लोगों ने अपने खोखे लगाकर अपना काम चालू कर दिया। इतना ही नहीं, एक जल संस्थान का कर्मचारी तो यहाँ पूरे आराम से अपने परिवार के साथ रहता है और दूध का कारोबार भी चला रहा है। निगम ने अतिक्रमण अभियान के दौरान यहाँ लगे अवैध खोखों और निर्माणों को धराशायी कर दिया। यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने अपना पूरा दूध का कारोबार ही स्थापित कर लिया था। इसके बाद यहाँ इस कारोबारी के हजारों रुपए के उपले और भूसे को निगम अधिकारियों ने जब्त कर निगम भेज दिया। साथ ही यहाँ बंधी भैंस भी निगम अधिकारियों ने अपने कब्जे में लेकर कांजी हाउस भिजवा दी और इस पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। तो बैठक में ये प्रकरण सामने आया था और मंडलायुक्त महोदय द्वारा इसमें निर्देशित किया गया था कि इस टंकी के कंपाउंड को अतिक्रमण रहित किया जाए। इसके चारों तरफ जितने भी खोखे ढाबे लगे हैं उन सबको ध्वस्त कराया जाए और हटवाया जाए। आज यहाँ नगर निगम ने कार्रवाई टेकअप की। इसमें सड़क साइड पटरी पर लगभग 14 खोखे और 3 ढाबे इसमें लगे थे। उन सभी को ध्वस्त कराते हुए उनका जितना मटेरियल था वो सब जब्त कर लिया गया है। इंटरनल कंपाउंड में कुछ व्यक्तियों द्वारा इसमें जो है वो व्यावसायिक गतिविधियां टेकअप की थी, जिसमें जो है वो पशुपालन का काम करते हुए दूध बेचने का काम इसमें किया जा रहा था। तो उसमें एक भैंस और एक जो है वो उसका कटरा, ये दोनों जो है वो नगर निगम के कब्जे में आए। ये नगर निगम के कांजी हाउस भिजवा दिए गए हैं और जितना उनका यहाँ पर सामान था वो सब सामान इसमें जब्त कर लिया गया है। इस समय भी वहाँ पर उसके ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। कार्रवाई इसमें लगातार जारी है। अगर अब बात पानी की टंकी की सुरक्षा की करें तो ये काफी चिंताजनक है, क्योंकि पानी की टंकी की सप्लाई कई क्षेत्रों में की जाती है और कोई सिरफिरा या अपने गलत मंसूबे रखने वाला शख्स अगर यहाँ प्रवेश कर जाता है तो मामला गंभीर हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए नगर आयुक्त ने जल संस्थान की महाप्रबंधक मंजू रानी गुप्ता से स्पष्टीकरण मांगा है,
साथ ही पानी की टंकी की सुरक्षा भी बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए हैं। ये एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, वाटर वर्क्स कंपाउंड एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और कहीं न कहीं लोगों के जीवन, क्योंकि पानी जो घरों में सप्लाई हो रहा है वो यहाँ से जा रहा है और कोई भी ऐसी एक्टिविटी नोटोरियस जो यहाँ पर अपने मंसूबों को अंजाम देने का प्रयास कर सकती है और वो बहुत लोगों के जीवन के साथ जो है वो कहीं न कहीं उनके उसको रिस्की बना सकती है। ये वाटर वर्क्स कंपाउंड क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र है, इसमें इस तरह की गतिविधि नहीं होनी चाहिए। इस संदर्भ में जीएम जल संस्थान और संबंधित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से इस बारे में बात हुई है और उनसे जो है वो नगर आयुक्त महोदय द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि जितने भी शहर में वाटर वर्क्स कंपाउंड हैं उन सभी को चिन्हित करते हुए उसमें जितना भी अतिक्रमण है वो हटाने की कार्रवाई तत्काल अमल में लाई जाए, अन्यथा उन सभी के खिलाफ फिर जो है वो विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी जो जिनके द्वारा जिनकी जिम्मेदारी उनके रखरखाव की और वहाँ की देखभाल की। इस पूरे अभियान को निगम के पर्यावरण अभियंता राजीव राठी ने अपने सामने ही अंजाम दिलाया और इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में उनकी टीम के हेड सीपी शर्मा और सैनिटरी ऑफिसर भी दिनेश कुमार अग्रवाल मौजूद रहे। साथ ही अतिक्रमणकारियों को ये हिदायत दी गई कि अगर यहाँ फिर से अतिक्रमण हुआ तो उनके खिलाफ एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। आगरा अलीगढ़ मार्ग पर होने वाले जाम को लेकर मंडलायुक्त तो काफी गंभीर है। रोडवेज अधिकारियों ने फाउंड्री नगर डिपो के पास बने सर्विस रोड और हाईवे पर होने वाले अवैध अतिक्रमण की शिकायत मंडलायुक्त से की है, जिसके बाद गुरुवार को नगर निगम अधिकारियों ने यहाँ पर दौरा किया और शुक्रवार को सुबह 10 बजे एक बार फिर अभियान चलाकर इस पूरे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराने के आदेश जारी किए हैं ताकि सर्विस रोड को एक बार फिर से शुरू किया जा सके। आगरा में जाम लगना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जब मामला हाईवे का हो तो मामला गंभीर हो जाता है। यही कारण है कि आगरा अलीगढ़ मार्ग पर लगने वाले जाम को देखते हुए फाउंड्री नगर के उद्यमियों के साथ रोडवेज अधिकारियों ने भी मामला मंडलायुक्त प्रदीप भटनागर की बैठक में उठाया था, जिसके बाद निगम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को यहां का दौरा कर अवैध रूप से लगे सभी खोखे वालों और कबाड़ का काम करने वालों को हिदायत दी कि वो अपना सामान शुक्रवार सुबह 10 बजे से पहले हटा लें, अन्यथा निगम के अभियान के दौरान सभी सामान जब्त कर लिया जाएगा। इतना ही नहीं, फाउंड्री नगर के पास बने सर्विस रोड पर भी इन खोखो वालों के साथ निगम कर्मचारियों ने डलाव घर बना लिया था, जिस पर अधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए सफाई के आदेश जारी कर दिए ताकि इस सर्विस रोड को फिर से चालू किया जा सके। साथ ही अधीनस्थों को हिदायत भी दी कि अगर यहाँ फिर से डलावघर जैसे हालात बने तो कर्मचारियों के साथ साथ अधीनस्थों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आगामी 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय युवा संकल्प शिविर का आयोजन आस्था सिटी रोनकता में होने जा रहा है। शिविर के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आस्था सिटी में बने 6 नगरों में 6000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षण संघ के संचालक मोहन भागवत देंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का युवा संकल्प शिविर आस्था सिटी रोनकता में आयोजित होने जा रहा है। संकल्प शिविर में उद्बोधन के लिए सरसंघ संचालक मोहन भागवत 31 अक्टूबर को आगरा आ रहे हैं। आरएसएस के शिविर में भाग लेने के लिए 6000 युवाओं को आमंत्रित किया गया है। शिविर में भाग लेने वाले सभी युवाओं के रहने और भोजन की व्यवस्था भी की गई है। प्रदेश भर से आने वाले युवाओं के ठहरने के लिए आस्था सिटी में 6 नए अस्थायी नगर बनाए गए हैं। तैयारियां पूरी हैं। जो युवा संकल्प शिविर है, एक प्रकार से 6 नगरों का आवास आपने सबने देख ही लिया है और बौद्धिक पंडाल तैयार हो चुका है। 31 तारीख की शाम को प्रदर्शनी का उद्घाटन है। शिविर में सुरक्षा की जिम्मेदारी भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों को सौंपी गई है। आरएसएस के प्रांत प्रचारक के मुताबिक इस शिविर का आयोजन युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना विकसित करना है। संघ के बारे में विस्तार से बताते हुए दिनेश कुमार ने लोगों से शिविर में आने के लिए आमंत्रित किया। स्वयं सेवकों को विशेष शिक्षण दिया जाएगा, जैसे पर्यावरण के ऊपर दिया जाएगा, स्वदेशी का चिंतन और आर्थिक चिंतन के विषय को लेकर के दिया जाएगा, पत्रकारिता के विषय को लेकर के उनका चिंतन होगा। उसके साथ साथ आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के इंटरेक्शन विद्यार्थियों के युवाओं के साथ रहेगा। आयोजन स्थल पर युवाओं को भारतीय संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने के लिए विशाल प्रदर्शनी भी लगाई गई है। संघ के इस महाशिविर में विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। आयोजन को सफल बनाने के लिए आगरा और आसपास के क्षेत्रों के संघ कार्यकर्ता दिन रात एक कर जुटे हुए हैं। कि युवा संकल्प शिविर की तैयारियां चल रही हैं। काफ़ी करीब 1 महीने से सभी स्वयंसेवक स्वयं ही तैयारी कर रहे हैं, जिसमें स्वयंसेवक स्वयं अपने घास काट रहा है, स्वयं बल्लियों से काम कर रहा है,
अधिकतर सारे स्वयंसेवक स्वयं ही अपना काम दायित्व निभा रहे हैं और करीब 5 नगर बनाए हैं हमारे स्वयंसेवक यहाँ रुकेंगे। 6वां नगर है जो व्यवस्था का है। कहते हैं परिश्रम करो फल मिलेगा, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों के साथ उल्टा ही हो रहा है। मेहनत की, परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन डिग्री और अंक पत्र के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मार्कशीट और डिग्री न मिलने की वजह से बीटीसी काउंसलिंग से वंचित रहने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में पड़ा हुआ है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय के खंदारी कैंपस में खड़े ये स्टूडेंट्स मार्कशीट और डिग्री के लिए जूझ रहे हैं। कहा जाता है कि परिश्रम करो, परीक्षा में सफलता मिलेगी। इन बेचारे छात्रों ने मेहनत की और परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली, लेकिन अब डिग्री और मार्कशीट के लिए दर दर भटक रहे हैं। विश्वविद्यालय के पालीवाल पार्क और खंदारी परिसर में चक्कर लगाकर ये स्टूडेंट्स परेशान हो चुके हैं। डिग्री के लिए जूझ रहे इन छात्र छात्राओं में से अधिकांश की 1 नंबर को बीटीसी काउंसलिंग होनी है। डिग्री न मिल पाने की वजह से इन छात्रों को अब बीटीसी काउंसलिंग से वंचित होने का डर सताने लगा है। विश्वविद्यालय प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन में कोई अधिकारी बैठ नहीं रहे हैं, रजिस्ट्रार है नहीं, कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है जो इस मैटर को सॉल्व कर सके। और कर्मचारी हैं जो मेन कैंपस पालीवाल पार्क में यहाँ जाते हैं स्टूडेंट यहाँ से, तो वहाँ से यहाँ भगा देते हैं खंदारी से, कोई अम्बेडकर चेयर, कोई यहाँ पे, लेकिन कोई इनकी बात को सुनने वाला नहीं है। और अभी तक मुझे मेरी बीए फाइनल 2nd ईयर की मार्कशीट नहीं मिली। क्या कह रहे हैं यहाँ पे लोग? सर आश्वासन दे देते हैं, पिछले 26 मई से परेशान हूँ। आश्वासन मेन कैंपस में गए हैं क्या? जी वहाँ पे भी मैं 2-3 दफ़ा हुआ। मार्केट में करेक्शन करवाना था और वो आज तक नहीं हो पाया है। कब से यहाँ परेशान हो रहे हैं आप? मैं यहाँ पे 26 तारीख से। क्या कह रहे हैं लोग? ये लोग बस आश्वासन दे देते हैं आज शाम तक हो जाएगा, नहीं तो कल हो जाएगा, और इसके अलावा कोई। आप जैसे कितने और अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं? सभी हैं हमारे साथ। कई छात्र तो पिछले 1 सप्ताह से विश्वविद्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी अंक पत्र और डिग्री न मिलने की वजह से परेशान स्टूडेंट्स को अब भविष्य की चिंता सताने लगी है। उच्च शिक्षा की चाह में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को पछतावा महसूस हो रहा है। विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी छात्र छात्राओं की इस मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध वसूली भी कर रहे हैं। छात्रों की समस्याओं और विश्वविद्यालय में हर रोज हो रहे घोटाले को दरकिनार कर विश्वविद्यालय के कर्मचारी चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के चुनाव के लिए कर्मचारियों ने गुट बनाकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवंबर के आखिरी सप्ताह तक कर्मचारी संघ के चुनाव होने हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय में अभी से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आगामी नवंबर के आखिरी सप्ताह में शिक्षणेतर कर्मचारी संघ के चुनाव होने हैं। पिछले चुनाव में अरविंद गुप्ता गुट ने बाजी मारते हुए हरीश कसाना को अध्यक्ष पद पर काबिज करा दिया था। महामंत्री पद पर अरविंद गुप्ता ने तीसरी बार बाजी मारी थी। इस वर्ष अखिलेश चौधरी एक बार फिर से अध्यक्ष पद के लिए तैयारियों में जुटे हैं। पिछले 1 साल में विश्वविद्यालय में हुए घोटालों में 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। विश्वविद्यालय सूत्रों के मुताबिक इनमें से अधिकांश कर्मचारी एक ही गुट के हैं। फिलहाल एसआईटी जांच के बावजूद भी कर्मचारी नेता कर्मचारियों को अपने अपने गुट में लाने के लिए लगे हुए हैं। कोई कर्मचारी इस वजह से परेशान है, बाहरी छात्रों ने आके, बाहरी दलालों ने आके इससे विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को घूम गए। इतनी संदिग्ध हो गई, कहीं भी जाते हैं तो विश्वविद्यालय कर्मचारियों को संदिग्ध की नज़र से देखा जाता है, और जिसमें कि कर्मचारी का कोई दोष नहीं है। आगरा कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स के द्वारा मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ उनके अभिभावकों के नाम भी मतदाता सूची में सम्मिलित किए जा रहे हैं। बीते दिनों एडीएम फाइनेंस ने शिविर का उद्घाटन किया था। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर देश भर में मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। आगरा कॉलेज में बीते दिनों एडीएम फाइनेंस ने शिविर का उद्घाटन कर छात्र छात्राओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया था। अब एनसीसी कैडेट्स के सहयोग से कॉलेज में मतदाता पंजीकरण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पंजीकरण शिविर में कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ बाहरी लोगों के भी मतदाता फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आगामी 10 नवंबर तक लगने वाले शिविर में 18 वर्ष पूरे कर चुके सभी नागरिकों से कॉलेज प्राचार्य ने पंजीकरण कराने की अपील की है। अभी तक वोटर आईडी कार्ड के लिए परेशान होने वाले लोगों को कॉलेज से ही वोटर आईडी कार्ड भी मिल सकेंगे। वहीं पंजीकरण शिविर में अब तक हजारों स्टूडेंट्स मतदाता पंजीकरण फॉर्म भर चुके हैं। ताज न्यूज के सब बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरेंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 साई आशा प्रॉपर्टीज, एडीए अप्रूव्ड कोठी प्लॉट्स खरीदने व बेचने के लिए संपर्क करें। ताज नगरी 2 में एडीए अप्रूव्ड प्लॉट्स के लिए संपर्क करें। पवन गोयल, साई आशा प्रॉपर्टीज, शॉप नंबर 56, 100 फुटा रोड, एडीए हाइट, क्रॉसिंग ताज नगरी 2, आगरा। मोबाइल नंबर 9719000022। असेसमेंट और बिजली की बिल में चल रही मनमानी के विरोध में शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने टोरेंट कार्यालय पर टोरेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर 11 सूत्रीय मांगों का पत्र टोरेंट अधिकारियों को सौंपा है। इसके साथ ही मांग न माने जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। टोरेंट की बढ़ती मनमानी और बिजली के बिलों और असेसमेंट को मनमाने तरीके से भेजने के खिलाफ कांग्रेसी अब लामबंद होते नजर आ रहे हैं। टोरेंट की बढ़ती मनमानी के चलते गुरुवार को कांग्रेसियों ने टोरेंट के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। शहर अध्यक्ष हाजी अबरार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ता एमजी रोड पर भगत हलवाई के पास बने टोरेंट कार्यालय पहुंचे और जमकर टोरेंट के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने हिदायत देते हुए कहा कि अगर टोरेंट ने अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं किया तो टोरेंट को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। खिलाफ जो है ये आंदोलन है और जो टोरेंट ने जो लूट मचा रखी है जनता के, आगरा की जनता के साथ, उसको लेकर हमने जो है इनको जीएम साहब को एक ज्ञापन दिया है और उसमें हमारी 11 मांगे हैं। ये है कि बिजली का जो मीटर है जो सरकारी लगने चाहिए, टोरेंट के नहीं लगने चाहिए। दूसरा है ये बिल बढ़ के आ रहे हैं, असेसमेंट आ रहे हैं, उनको ख़त्म करें, जनता को राहत मिले। बीपीएल कार्ड वालों को बिजली जो है वो मुफ्त मिलनी चाहिए और गरीब जो है उनको जो है वो लाइट जो है वो सस्ते रेट में मिलनी चाहिए। तो ये 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। आगरा की जनता परेशान है, व्यापारियों को उचित रेट पे बिजली मिलना चाहिए। साथ ही हाजी अबरार ने ये भी कहा कि टोरेंट चोरी के नाम पर गरीबों का उत्पीड़न कर रही है, उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाकर बेवजह परेशान किया जा रहा है। हमने जो अपनी 11 सूत्रीय मांग सौंपी है, अगर उस पर 15 दिनों में कोई अमल नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी टोरेंट की होगी। नाम पे ये धंधा करता है टोरंटो वाले, उस पे आतंक मचा रखा है। उस पे हम लोगों ने जो है ये एक ज्ञापन 11 सूत्री मांग का दिया है, तो हमने इनको जो है ज्ञापन पढ़ के सुना दिया है और इनको दे दिया है। इनके जीएम साहब के जो है पीआरओ साहब थे, वो जीएम साहब छुट्टी पे गए हुए हैं, उनको दे दिया। हमने उसमें ये भी दे दिया कि यदि इन मांगों को 11 मांगों को नहीं माना गया तो अगले आने वाले 15 दिन बाद जबरदस्त आगरा की जनता
आंदोलन, धरना, प्रदर्शन जो भी कर सकती है वो टोरंटो के खिलाफ करेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन को देखकर कहा जा सकता है कि कांग्रेसी इन दिनों टोरंटो को बख्शने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि कांग्रेसियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो किसी भी हद तक जाने से पीछे नहीं हटेंगे। बहरहाल देखना होगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन का टोरंटो अधिकारियों पर कितना असर होता है। मोतीगंज के व्यापारियों ने नवनियुक्त सपा पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया, जिन्होंने उनके मनोनयन पर हर्ष जताया है और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस मौके पर नए पदाधिकारियों ने पूरे बाजार का भ्रमण किया, उन्हें समाजवादी पार्टी के हाथ मजबूत करने की बात कही और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए तत्पर रहने का आश्वासन दिया। सूबे के मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर शहर कमेटी में समायोजित हुए व्यापारी नेता रमन गोयल और शिक्षक नेता डॉक्टर SP सिंह का शहर में जोरदार स्वागत हुआ। डॉक्टर सिंह को जहां महानगर सचिव बनाया गया है, जबकि रमन गोयल को महानगर उपाध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली है। नवनियुक्त पदाधिकारी जब मोतीगंज मार्केट पहुंचे तो बाजार कमेटी के लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। दुकानदारों में तो जैसे उन्हें माला पहनाने की होड़ लगी रही। और मोतीगंज के ही व्यापारियों के असीम प्यार से आज इस मुकाम पर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी ने और मेरे ऊपर भरोसा करते हुए, एक व्यापारी के ऊपर, छोटे से व्यापारी पर भरोसा करते हुए और मुझे शहर का जो उपाध्यक्ष बनाया गया है, तो मैं पार्टी का जो विश्वास मेरे ऊपर है मैं उसमें पूरा खरा साबित उतरने की कोशिश करूंगा। और व्यापारियों की लड़ाई तो मैं व्यापार मंडल के बैनर तले आज से नहीं, करीब 25 साल से लड़ता ही रहा हूँ और आगे इसमें मुझे और मजबूती मिलेगी, क्योंकि माननीय मुलायम सिंह यादव, माननीय अखिलेश यादव व्यापारियों के प्रति काफ़ी सजग। पार्टी में बहुत पुराना जुड़ा हुआ हूँ, आज से नहीं, और समाजवादी मेरा परिवार है। मेरे पिता भी, मेरे बाबा भी समाजवादी रहे और समाजवादी मेरे कण-कण में हैं और हमेशा मैं व्यापारियों के साथ हूँ, व्यापारियों के साथ हमेशा करता रहूँगा। और सन 2017 का इलेक्शन मेरा टारगेट रहेगा। हम अध्यक्ष जी और रमन गोयल जी मिल के साथ साथ रहेंगे। फारूक शेर जी हमारे बड़े भाई हैं और उनके साथ हमें काम कर। दरअसल रमन गोयल उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ नेता हैं, जिन्हें बीते दिन हुए प्रांतीय चुनाव में निर्विरोध प्रदेश मंत्री भी चुना गया है। दोनों नेताओं ने व्यापारियों का आभार जताते हुए कहा कि सपा सरकार में व्यापारी हितों को खासी तरजीह दी जा रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि समाजवादी पार्टी हमेशा व्यापारियों के सुख दुख में भागीदार रहेगी। कई आश्वासनों के बाद भी नहीं बन रही है मुगल बादशाह अकबर के पीर बाबा मूल शाह की मजार। संबंधित विभाग ने जिसके पुनर्निर्माण का भरोसा दिलाया था, इस सवाल पर एक बार फिर जब अधिकारियों को घेरा गया तो उन्होंने ताज स्ट्रीम प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद काम करने का एक और लॉलीपॉप थमा दिया। ताज स्ट्रीम प्रोजेक्ट में बीते दिनों चली खुदाई के दौरान एक मुगलिया कब्र निकली थी, जिसे जानकारों ने बाबा मूल शाह की मजार बताया था। बाबा मूल शाह मुगल बादशाह अकबर के पीर और सलाहकार थे। इस मजार के निकलने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारियों ने इसके पुनर्निर्माण का आश्वासन दिया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी अभी भी इस मजार का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया। इस सवाल को लेकर जब एक बार फिर संबंधित विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने अपना रटा रटाया सा जवाब दोहरा दिया। पुतला बना करके उसको प्रस्थापित कर दिया जाएगा। तो इससे सर आपको क्या लगता है, इससे किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचेगी? नहीं, सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल ताजनगरी के बाशिंदों के पास उनके इस वादे पर भरोसा करने के अलावा दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिर सरकारी तंत्र इस मजार का पुनर्निर्माण कब तक करवाता है। कहीं ऐसा न हो कि उनके इस बेसिर पैर के जवाबों से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। पीसीएसजे में चयनित होकर आगरा की अनुपमा सिंह ने बढ़ाया शहर का गौरव, जिसकी उपलब्धि पर उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी। ताज न्यूज से एक हुई खास बातचीत के दौरान अनुपमा ने बताया कि कई मेहनत और अटूट लगन के चलते उन्हें इस सफलता मिली है। उन्होंने इसका श्रेय अपने परिजनों और सहयोगियों को दिया, जिनके मार्गदर्शन से उन्हें ये मुकाम हासिल हुआ है। आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर 3 में रहने वाली अनुपमा सिंह की खुशी का आज कोई ठिकाना नहीं है। उनका चयन उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में हुआ है। अनुपमा के परिवार में माता पिता के अलावा 5 अन्य भाई बहन भी हैं, जिनका सिर आज फक्र से ऊंचा हो गया है। आगरा से LLB करने के बाद LLM कर रही अनुपमा ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने दिल्ली से 8 महीनों की कोचिंग के बाद ही इस बड़े इम्तिहान को पास किया है। ताज न्यूज के साथ हुई खास बातचीत के दौरान उन्होंने अपने अनुभव साझा किए और इस मौके पर उनकी खुशी देखते ही बनती थी।
खुशी हो रही है। मैंने इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत की। 2010 से मैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ और आज मुझे ये यहाँ पे इतना बड़ा मुकाम हासिल हुआ है तो बहुत बड़ी खुशी है। मेरी फैमिली के लिए, मेरे लिए, मेरे सारे फ्रेंड सर्कल के लिए एंड आगरा के लिए भी बहुत बड़ी बात है ये। अच्छा, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी रही जो आपको इस तरीके का अचीवमेंट मिला? क्या कंपटीशन मैंने स्टार्टिंग से ही सोचा था कि मुझे इसी में जाना है, क्योंकि ये मेरे फैमिली में भी थे। मेरे फादर भी जज रहे हैं, ग्रैंडफादर भी हाई कोर्ट जज से रिटायर हुए हैं, तो ये मुझे था कि मुझे ये इसी फील्ड को ज्वाइन करना है, ये मेरा एम था और ये इसलिए मैंने इसको। दरअसल अनुपमा का ये दूसरा प्रयास था जिसमें उन्होंने सफलता हासिल कर ली। इससे पहले हुए जुडिशियल कंपटीशन में उन्होंने इंटरव्यू तक फाइट किया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। वो बताती हैं कि तभी उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें न्यायिक सेवा के क्षेत्र में ही अपना भविष्य बनाना है। अपना लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम किया और अपनी किस्मत खुद लिखी। परिवार की बच्ची की इस उपलब्धि पर माता पिता इतने खुश थे कि उसे व्यक्त करने के लिए उनके पास शब्द ही नहीं थे। कर रहे हैं क्या? कैसे एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को? फीलिंग तो क्या एक्सेस हो सकती है और कैसे हो सकती है। गौरतलब है कि विधि, कानून और कायदों की जानकारी अनुपमा को विरासत में मिली थी। उनके दादा हाई कोर्ट में जज रहे थे, जबकि पिता कमल सिंह भी रिटायर्ड जज हैं। इन्हीं लोगों से मिली प्रेरणा के बाद उन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। उनकी तमन्ना एक अच्छा और सच्चा न्यायिक अधिकारी बनने की है। परिवार के लोगों और सगे संबंधियों ने भी जिसके लिए उन्हें ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। अक्टूबर का महीना डाक विभाग के लिए लाभकारी साबित हुआ है। पोस्टल ऑर्डरों की बिक्री से डाक विभाग को प्रति डाकघर लगभग 4 लाख पोस्टल ऑर्डर बेचने पर 4 लाख रुपए प्रति डाकघर का राजस्व प्राप्त हुआ है, जो सामान्य महीनों में आने वाले राजस्व से कहीं ज्यादा है, जिसे लेकर डाक विभाग काफी उत्साहित है। दीपावली के महीने में डाक विभाग की असली दिवाली मनी है। भारी संख्या में पोस्टल ऑर्डरों की बिक्री से डाक विभाग को लाखों का कमीशन मिला है। वहीं रजिस्ट्री और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक विभाग के राजस्व में पैसों की झमाझम बरसात हुई है। कुल मिलाकर डाक विभाग को पोस्टल ऑर्डर और स्पीड पोस्ट के जरिए अच्छे राजस्व की प्राप्ति हुई है, जो लाखों में आंकी जा रही है। पोस्टल ऑर्डर बहुत बड़ी संख्या में भेजे गए हैं और जहाँ तक आगरा हेड पोस्ट ऑफिस की बात है, करीब 30 लाख पोस्टल ऑर्डर यहाँ पर बेचे गए हैं, जिसमें डाक विभाग को करीब 2-2.5 लाख रुपए की कमीशन भी मिला है। और हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास आए पोस्टल ऑर्डर की डिमांड करें, हम उनको प्रोवाइड करें। वैसे तो तमाम सरकारी नौकरियों के आवेदन डाक विभाग की सेवाओं के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग ने जिस प्रकार सहायक अध्यापक की रिक्तियाँ निकाली, उससे आवेदकों ने भरपूर आवेदन फॉर्म को भेजा, जिसमें पोस्टल ऑर्डरों की भी जमकर बिक्री हुई। इस दौरान कई बार पोस्टल ऑर्डर्स की कमी के चलते हंगामे के भी आसार नजर आए, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक ठाक हो गया और आवेदकों को अपने उज्जवल भविष्य के आवेदन करने को मिले। आगरा को नवंबर माह में रेडियो टैक्सी की सौगात मिल जाएगी। ताजनगरी की तमाम ट्रेवल्स एजेंसियों ने मिलकर सारथी ट्रेवल्स ब्यूरो के नाम से एक क्लब बनाया है, जो ताजनगरी में रेडियो टैक्सी की योजना को अमली जामा पहनाएगा, जिस पर आरटीओ विभाग ने भी अपनी सहमति दी है। सारथी ब्यूरो आगरा वासियों का सारथी बनकर भविष्य में सवारी कराएगा। आगरा आरटीओ से मिली जानकारी के अनुसार नवंबर माह के अंत तक ताजनगरी में रेडियो टैक्सी दौड़ने लगेगी। आगरा की ट्रेवल्स एजेंसियों ने मिलकर सारथी ट्रेवल्स ब्यूरो नाम से एक क्लब बनाया है, जो आगरा में रेडियो टैक्सी का संचालन करेगा। दिन से प्रतीक्षित है ये योजना और इसमें नवनीत बंसल जी हैं, वो और उनकी पूरी टीम जो है, इन्होंने करीब 50 रेडियो टैक्सी डालने का निर्णय लिया है। जिलाधिकारी महोदय के विशेष प्रयास और उनके कुशल मार्गदर्शन में ये योजना शीघ्र प्रारंभ होने वाली है और सारथी ट्रेवल्स ब्यूरो के नाम से इन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया है। मोस्ट प्रोबेबली 1-2 दिन में हो गया होगा या तो हो जाएगा और जल्दी ही ये लोग लखनऊ जाकर वहाँ से LOI प्राप्त कर। यूपी सरकार की रेडियो टैक्सी योजना आगरा में काफी समय से अधर में लटकी थी। इस योजना के नियम और कागजी कार्रवाई इतनी कठिन और महंगी थी कि कोई भी ट्रेवल्स एजेंसी इसमें अपना लाभ नहीं देख पा रही थी और इसी के चलते इसका परमिट लेने में परहेज बरत रही थी। लेकिन आरटीओ विभाग की तमाम कोशिशों के बाद और इस योजना के नियमों में संशोधन करने के बाद ट्रेवल्स एजेंसी ने एक होकर एक क्लब का रूप लिया, जो ताजनगरी में एक साथ 50 टैक्सियों का संचालन करेगा।
अदालत में बढ़ते मुकदमों का जल्द निस्तारण एवं निर्दोषों को जल्द न्याय दिलाने के लिए अब न्यायिक अधिकारी जेल जाएंगे। उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के चलते जिला जज आगरा ने आदेश जारी किया है कि जेल में लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य कदमों की जल्द सुनवाई एवं निर्देशों को आसानी से न्याय दिलाया जा सके। अदालतों में मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने और निर्दोषों को जल्द न्याय दिलाने के लिए उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके चलते जनपद न्यायालय के जिला न्यायाधीश विजय प्रताप सिंह ने जेल में लोक अदालत लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिसके लिए न्यायालय परिसर में कई न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जिससे कि अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई कर उनका जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। साथ ही जेल में निरुद्ध निर्दोषों को जल्द से जल्द न्याय दिलाकर जेल से रिहा कराया जा सके। वहीं आगरा बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव प्रकाश नारायण शर्मा ने बताया कि उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक अच्छी पहल शुरू की है। उन्होंने बताया कि इस तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाकर अदालतों में बढ़ते मामलों की संख्या को कम किया जा सकता है, साथ ही निर्दोष लोगों को न्याय भी दिलाया जा सकता है। 138 के मामले में अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक आदेश पारित किया है और वो आदेश ये दिया कि जहाँ के चेक इशू होंगे बाद वहाँ पे डाला जाएगा और वहीं से जुडिक्शन पैदा हो जाएगा। परंतु इससे क्या है कि जिसने चेक दिया, जैसे यहाँ कॉम्बिटोर का मद्रास का चेक मिला, तो जिसको पैसा मिला अब वो अपना मुकदमा लड़ने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाएगा, दूसरे शहरों में जाएगा। जीडी गोयनका अपना चतुर्थ वार्षिकोत्सव 1 नवंबर को मनाने जा रहा है, जिसकी जानकारी गुरुवार को स्कूली बच्चों ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम की थीम रिश्ते रखी गई है। वार्षिकोत्सव के दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल 1 नवंबर को रिश्ते थीम पर आधारित अपना चतुर्थ वार्षिकोत्सव विद्यालय कैंपस में बड़ी ही धूमधाम से मनाने जा रहा है। इस कार्यक्रम में विद्यालय के कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 11 तक के दोनों विंग के बच्चे हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की जानकारी गुरुवार को स्कूली बच्चों द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान दी गई। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी इस कार्यक्रम की थीम रिश्ते होगी, जो कि हमारे समाज तथा परिवार के रिश्तों के विभिन्न पहलुओं को कार्यक्रम के मंच से जीवंत करेगी। Initiative GD Goenka took, highlighting our students. They'll be briefing you up about the about the entire, your annual fest that we are coming up. इस बार annual fest का जो हमारा theme है वो रिश्ते है, and these students will be performing on the same. तो I think better will be these students to tell you what the annual function is all about. Theme है रिश्ते और उसपे हम हमारी रियलिटी जो लाइफ होती है उसके जितने भी दादा दादी, भाई बहन, मम्मी पापा जो भी होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम सारे रिश्ते बता रहे हैं। इसमें एनवायरनमेंट को लेकर प्रकृति वगैरह सब, पेरेंट टीचर मीटिंग, एकेडमिक्स, बच्चों की पढ़ाई से लेकर सारी रिश्ते अलग टूटते हुए जुड़ते हुए सब कुछ होगा। कॉन्फ्रेंस मेनली एक जो हमारा एनुअल डे फंक्शन होने वाला है परसों 1 नवंबर को, तो हम उसके लिए हम बताने के लिए कि हम क्या करने वाले हैं और क्या होगा। इसका हमारा जो थीम है वो है रिश्ते मतलब इसमें सब कुछ होगा, एंटरटेनमेंट, डांस, म्यूज़िक, सब कुछ, ड्रामेटिक्स, सब हम मतलब एक पूरा 2.5 घंटे की एक मूवी टाइप की है जो हम रिश्तों में दिखाने वाले हैं कि हम रिश्तों में क्या होता है, एक पेरेंट्स का, फ्रेंड्स का और बहुत सारे रिश्ते, तो उन्हें कैसे लाइफ में सही से बनाने चाहिए और कैसे करना चाहिए। बच्चों ने बताया कि इस वार्षिकोत्सव के मंच के माध्यम से हम समाज तथा परिवार के रिश्तों में खत्म होते नैतिक मूल्यों को वर्णित करेंगे, जिससे कि समाज तथा पारिवारिक रिश्तों की प्राथमिकता को और मजबूत किया जा सके और एक अटूट रिश्ते वाले परिवार तथा समाज का निर्माण हो सके। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के गांव देहातों में दहेज उत्पीड़न की समस्याओं को लेकर गुरुवार को राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य और आगरा जन कल्याण सेवा समिति द्वारा लोगों को जागरूक करने एवं दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर समस्या को समाज से खत्म करने की बात कही गई। इस मौके पर शहर के सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी वहां मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गांव देहातों में दहेज उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए जगदीशपुरा क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में राज्य स्तरीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में भाग लेने आई राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हेमलता खेरिया ने महिलाओं की सुरक्षा के साथ दहेज उत्पीड़न को गंभीरता से लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज की मांग पूरी न होने पर महिलाओं के साथ होने वाली बदसलूकी पर चिंता जताई। एनसीआर ब्यूरो के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले वर्ष 6109 मामले महिला उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग जल्द ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर जारी करेगा, जिस पर 24 घंटे टोल फ्री शिकायत दर्ज की जा सकेगी। सेमिनार में आए तीनों मामलों पर राष्ट्रीय सदस्यता ने जांच कर जल्द न्याय दिलाने की बात कही। देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग समय समय पर हर राज्य में अपना एक जागरूकता अभियान के रूप में सेमिनार आयोजित कराती है। तो यही एक दहेज को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्योंकि उसका बहुत बड़ा कारण है। दिन पर दिन जो महिलाओं के प्रति हिंसा बढ़ रही है, उसमें दहेज भी एक कारण है। और अभी मैं कहूँ कि यूपी में जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो आंकड़े मात्र 2013 के, वो 6109 महिलाएं जो हैं दहेज की बलि चढ़ा दी गई हैं। ताज न्यूज़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगरा शहर की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए ताज न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज़, आईना सच का।